हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर सीरीज। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस ब्रेन बूस्टर सीरीज को लाने का मेरा मोटिव क्या रहा। जहां तक बच्चों नीट एग्जाम की बात करें या नीट यूजी एग्जाम की बात करें, तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन की अगर हम बात ना करें, ठीक है, तो लगभग 98% क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं एनसीईआरटी से। और ये मतलब है ऐसा है, ठीक है, इस पे कोई डाउट नहीं है कि वो एनसीईआरटी कहीं बाहर से आए, ऐसा नहीं है। 98-99% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। और ऐसे में जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि 50% जो मार्क्स है, जो स्कोरिंग है, वो अकेला बायोलॉजी जो है होल्ड करता है। अब बात आती है, बच्चों की एक सबसे बड़ी परेशानी होती है एनसीईआरटी को समझना। ठीक है, एनसीईआरटी को समझना क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम एक्सप्रेशंस को लिए हुए है। ठीक है, इसलिए उसे समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, और इस वजह से बच्चे जो है दूसरी टेक्स्ट बुक, दूसरे रेफरेंस बुक, उनको रेफर करने लगते हैं, जिससे बच्चों का बहुत नुकसान होता है। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक या किसी और पैकेज, किसी स्टडी मटेरियल, आपके इंस्टीट्यूट का कुछ भी हो सकता है, आप फलाना ढिम का कुछ भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को गर्त में डाल रहे हो। सीधी सी बात है। ठीक है, आप अपने आप को कहां डाल रहे हो? ऐसे गड्ढे में डाल रहे हो जो गड्ढा, जिस गड्ढे से आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे, आप गड्ढा बन जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो है थियरी पढ़ने के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी को रेफरेंस लीजिए। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? जिस तरह से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्जाम में हूबहू वही स्टेटमेंट उसी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑप्शंस में मिलेगा, ना कि किसी दूसरी आपकी कोचिंग के स्टडी मटेरियल या किसी दूसरी आपकी रेफरेंस बुक में दिया हुआ टेक्स्ट मिलेगा। तो अगर एनसीईआरटी में जो चीज जिस तरह से लिखी हुई है, एग्जाम में वो चीज उसी तरह से पूछी जाएगी, और ऐसा किसी और बुक में नहीं है, तो कोई और बुक अगर आप रेफर कर रहे हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो चुके होगे, नहीं हो चुके हो, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एनसीईआरटी को ही सिंपल तरीके से समझा जाए, थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ समझा जाए, उसके लिए हम ले आए हैं ये एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th, ठीक है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेनेशन को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी एक बात है कि हम लोग अल्टरनेट डिस्कस करेंगे। अल्टरनेट मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक टॉपिक हम 11th यानी पार्ट 1 एनसीईआरटी का कवर करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक जो है पार्ट 2 एनसीईआरटी यानी 12th की एनसीईआरटी का कवर करेंगे। तो इस तरह से हम अल्टरनेट इस एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। तो जो बच्चे क्लास 11th में हैं और नीट 2023 या 2024 के लिए जो है, जो आगे 11th में आने वाले हैं जस्ट कुछ दिनों में, उनके लिए ये जो वीडियो सीरीज है ये सबसे बेनिफिशियल है, सबसे बेनिफिशियल होने वाली है। जो 12th में है और जो ड्रॉपर में है, और वो भी जो आज तक दूसरी रेफरेंस बुक को पढ़ के ऐसे गड्ढे में जा रहे थे, तो अभी भी समय है आपके पास, आप उससे बाहर आइए, एनसीईआरटी को लेके चलिए और केवल एनसीईआरटी को लेके चलिए। रूल ये बना लीजिए कि जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है वो हमारे कोर्स में नहीं है। अगर इस रूल पे काम करेंगे तभी सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, यही एकमात्र रूल है जो बायोलॉजी के एस्पेक्ट में काम करता है। चलिए, तो ज्यादा कुछ आगे बिना कुछ बोले हम लोग सीधे, मेरी आदत है सीधे टॉपिक को शुरू करता हूं। तो आज बड़ा ही एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हम लेके आए हैं। कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें रिलेटेड हैं। क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसका टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, क्या नाम है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सब समझने की कोशिश करते हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है और इनका एलिमिनेशन क्या होता है। हम कुछ कॉमन डिस्कशंस करेंगे और उससे इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे घर में, हमारा जो घर है, घर में ही दिन भर जो एक्टिविटीज चलती हैं, चाहे हमारी मम्मी हैं जो किचन में कुकिंग वगैरह करती हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मम्मी करें, तो जो भी एक्टिविटीज घर में चलती हैं उस एक्टिविटीज का कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जो डेली निकलता है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम डस्टबिन में रख देते हैं। और जो सफाई वाला आता है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, वो उस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ले जाती है। ये तो हो गई घर की बात। ऐसी ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऐसी ही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में रन करती हैं, और जो एक्टिविटीज, जो प्रोसेसेस बॉडी में रन करते हैं हमें अलाइव रखने के लिए, उनका भी कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और बॉडी से उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट जनरली क्या है, टॉक्सिक होता है। और बॉडी में अगर ये एक्यूमुलेट होता रहा तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कई दूसरे प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को या इन एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन। डिफाइन करते हैं, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये इसकी प्रॉपर डिफिनीशन है। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिनका एक्सक्रीशन करना है, उन्हीं को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह रहे हैं। जिनका बॉडी से एक्सक्रीशन करना है, ये कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम टॉक्सिक होते हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे आगे। जैसे कॉमनली अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, जिन्हें हम एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं। उसमें बेसिकली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो है मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, भाई हमारे लंग्स, हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, लंग्स से CO2 बाहर निकलता है, दैट इज ऑल्सो अ एक्सक्रीटरी वेस्ट। हम जब ब्रीद आउट करते हैं हीट भी बाहर निकलती है, हीट इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी वेस्ट। वाटर वेपर भी बाहर निकलता है। कभी ऑब्जर्व किया होगा, किसी ग्लास पे अगर हम ब्रीद आउट करें तो वहां पर मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो मॉइस्चर कहाँ से आया है? हमारी एक्सपिरेटरी एयर से, जो जिस एयर का हमने एक्सपिरेशन किया है उसी से वो मॉइस्चर आया। तो वाटर भी एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो कई तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, और इन्हीं मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में पढ़ना है, यानी इन्हीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, और इनको किस तरह से बॉडी से एलिमिनेट किया जाए, यानी बॉडी से बाहर थ्रो किया जाए, बॉडी से बाहर रिमूव किया जाए। इसी पॉइंट को पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो मेटाबॉलिक वेस्ट यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो बॉडी में रन करती हैं, हर एक सेल अपने इंडिविजुअल प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, और जो प्रोसेसेस वो परफॉर्म करते हैं उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसी को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होता है, इसलिए उसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। और वो मेनली 3 टाइप का होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से या एनिमल्स की बॉडी से ये रिलीज होता है। और इसके रिलीज करने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब जरा हम देखें, एक एग्जाम्पल यहाँ पर इमेज से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि क्या
मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो बॉडी से रिमूव होते हैं और किस तरह से रिमूव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो प्रोटीन ब्रेक होगा किसमें, अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड में अमीनो यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप। जब भी न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट होंगे तो नाइट्रोजनस बेसेस बनेंगे, नाइट्रोजनस बेसेस में भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब परफॉर्म करेंगे आइदर इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, चाहे एक्वेटिक में या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, तो कुछ एनिमल्स में हमें अमोनिया मिलेगा एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ एनिमल्स में हमें यूरिया मिलेगा और कुछ एनिमल्स में हमें यूरिक एसिड मिलेगा। तो यहां पर भी एक डाइवर्सिटी हमें दिख रही है और इसको हमने एक्सक्रीशन को एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है एनिमल किंगडम में। अगर आपको याद होगा कि एक्सक्रीशन के बेस पर भी एनिमल्स कई तरह के होते हैं, वो भी क्लासिफिकेशन अभी हम फिर से देखेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, वो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड हमें मिलते हैं। सो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मेनी फिशेस, कई एक्वेटिक एनिमल्स जिनमें फिशेस भी पाई जाती हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। मैमल्स, एम्फीबियन, शार्क एंड सम ऑफ द बोनी फिशेस, mammals, amphibians, shark and some of the bony fishes, they excrete urea as their excretory product. Birds, insects and many reptiles and land snail, they excrete uric acid as their excretory product. ठीक है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जरा देखते हैं कि एक्सक्रीशन के बेस पर और क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो हमने बोला टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, यानी जिस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये रिलीज कर रहे हैं उसके बेस पर एक्सक्रीशन के कई टाइप पाए जाते हैं। पहला एक हमें मिलता है अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर अमोनोटेलिक, दे एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। अभी हम बेसिक इसके नाम को ही डिफाइन कर रहे हैं, बाकी इनके फीचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अमोनोटेलिक वो हो गए वो एनिमल्स जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। दूसरे हो गए यूरियोटेलिज्म और एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया एज देयर मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड यूरिकोटेलिज्म एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो तीनों में ही अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट मिलेंगे। अमोनोटेलिक में हमें अमोनिया मिलेगा, यूरियोटेलिक में हमें यूरिया मिलेगा, यूरिकोटेलिक में हमें यूरिक एसिड मिलेगा। क्यों ये एक्सक्रीशन अलग अलग मोड्स में परफॉर्म करते हैं? जब भाई मेटाबॉलिक वेस्ट ही जब रिलीज करना है बॉडी से तो उनको अलग अलग तरीके से रिलीज करने की क्या जरूरत आ गई? वाई इट इज रिक्वायर्ड? क्यों अमोनिया, अलग ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, क्यों अलग ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, क्यों अलग ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं? इसको लेकर जब हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो एक्सक्रीशन हो रहा है ये इनके अडाप्टेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, एक्सक्रीशन जो अलग अलग मोड ये परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज ड्यू टू अडाप्टेशन विच हैज डेवलप्ड इन देम। सबसे पहले बात करेंगे अमोनोटेलिक की। सबसे पहले बात करेंगे अमोनोटेलिज्म की। अमोनोटेलिज्म यानी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, those organism which excrete ammonia as their metabolic waste। ध्यान से सुनना, those organism which excrete ammonia as their metabolic waste। अमोनिया का एक्सक्रीशन जो है वो बच्चों गैस के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? गैस। एंड अमोनिया को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? इसके कैरेक्टर की वजह से। गैस के फॉर्म में होता है, इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम पाई जाती है। एंड इट इज हाईली टॉक्सिक। ये गैस कैसी है? हाईली टॉक्सिक है। और इस हाईली टॉक्सिक गैस को रिमूव करने के लिए इसे डाइल्यूट करना पड़ता है, यानी वाटर में मिक्स करना पड़ता है। और जब हाईली टॉक्सिक गैस
और ऐसी गैस जो वाटर में रेडिली सॉल्युबल है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम पाई जा रही है, तो इसको रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, अगर अमोनिया का एक्सक्रीशन करना है। एंड दैट इज वाई जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि पानी में रहेंगे तो ही पानी की कमी नहीं होगी। सो ऑल अमोनोटेलिक आर एक्वेटिक इन नेचर। यहां पर एक और बात आ गई, ऑल एक्वेटिक आर नॉट अमोनोटेलिक। सभी एक्वेटिक अमोनोटेलिक नहीं होते, बट सभी अमोनोटेलिक एक्वेटिक होते हैं, ये बात हमें याद रखनी। ठीक है, तो इसी को लेकर कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, कितनी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है ये भी मैं बता दूं। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए 500 ml ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, which is a large amount of water with respect to excretion of ammonia. So अमोनोटेलिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो दे आर एक्वेटिक इन नेचर, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स भी मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स जितने हैं वो सभी अमोनोटेलिक हैं। बोनी फिशेस, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। बोनी फिशेस हमें अमोनोटेलिक मिलती हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस, टैडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग हमें अमोनोटेलिक मिलता है, टैडपोल्स मिलते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो वाटर में रहते हैं वो भी हमें अमोनोटेलिक मिलते हैं। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, सो एक्सक्रीशन नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए ये एक एडाप्टेशन है कि उन ऑर्गेनिजम्स को वाटर में रहना उनकी मजबूरी है और वो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल और कॉज मिलता है किसका, अमोनिया के एक्सक्रीशन का या अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का। सेकंड आते हैं यूरियोटेलिज्म। देखिए, यूरिया का जब एक्सक्रीशन होता है, यूरियोटेलिज्म मतलब एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट। यूरिया का जब एक्सक्रीशन होता है तो अमोनिया से कंपेयर करें तो यूरिया इज 2 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक। अमोनिया हाईली टॉक्सिक था, यूरिया उससे 2 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक है। और होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब सेल से मेटाबॉलिक वेस्ट जब वेस्ट बनता है तो वो भी क्या बनता है, अमोनिया। ये अमोनिया आता है लिवर में, लिवर में चलती है यूरिया साइकिल जिसे हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। और ये ऑर्निथिन साइकिल अमोनिया से क्या सिंथेसाइज करती है, यूरिया। हमने बोला यूरिया इज 2 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। दैट मींस कि लिवर क्या कर रहा है, एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो यहां पर लिखा है इन लिवर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। क्यों कन्वर्ट किया भाई, अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए खूब सारा वाटर चाहिए था, यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए उतना वाटर नहीं चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अगर हम बात करें तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया 1 ग्राम ऑफ यूरिया पर 50 ml ऑफ वाटर। 1 ग्राम यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक है और इससे बॉडी में वाटर लॉस ज्यादा नहीं होता, वाटर का कंजर्वेशन होता है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल, याद रखना, लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में यूरिया का एक्सक्रीशन एज ए अडेप्टेशन हमें दिखाई देता है। तो लिवर में हुआ साइकिल जिसने हाईली टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया रिक्वायर ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो मॉडरेट अमाउंट, थोड़ा अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की हमें जरूरत पड़ती है। सो यूरियोटेलिक एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस। तो यूरियोटेलिक होना
लैंड पर रहने के अडेप्टेशन के लिए जरूरी है। तो ये टेरेस्ट्रियल्स में देखा जाता है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी दिखता है जो सेमी एक्वेटिक है, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग, टोड्स एक्सेट्रा। कार्टिलेजिनस फिशेस इंपॉर्टेंट आ जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेस हमें मिलती हैं। सम ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेस वो भी हमें क्या मिलती हैं, यूरियोटेलिक मिलती हैं। एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स लाइक एलिगेटर, टर्टल्स एक्सेट्रा ये भी हमें यूरियोटेलिक मिलते हैं, यानी यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ध्यान में ये बातें रहनी चाहिए। थर्ड आता है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म मींस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है वो एक हाईली वाटर कंजर्वेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, या तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है या पेस्ट के फॉर्म में होता है, जिसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो 1 ग्राम ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर ओनली 5 ml ऑफ वाटर। तो ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर का कंजर्वेशन कर सके। और ऐसी जगहों पर जो एनिमल्स रहते हैं जहां वाटर की कमी है, यानी जीरिक कंडीशन, रेगिस्तान हो गया, पोलर माउंटेन हो गए, पोलर कैप्स हो गए, जहां पर वाकई में वाटर की कमी है, वहां पर अडेप्टेशन के फॉर्म में यूरिकोटेलिज्म देखने को मिलता है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन की बात करें, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्सक्रीशन। इसके एक्सक्रीशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं, इनसॉल्युबल है। और बात आती है कि इन तीनों में, यानी अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, इन तीनों में यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है। तो टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया इज फाउंड टू बी मोर देन यूरिया, एंड यूरिया की टॉक्सिसिटी ज्यादा है किससे, यूरिक एसिड से। और लीस्ट टॉक्सिक इन तीनों में हमें मिलता है बच्चों क्या, यूरिक एसिड। तो इसके एक्सक्रीशन के लिए वाटर की कोई खास रिक्वायरमेंट होती नहीं है, फिर भी हमने बताया 1 ग्राम के लिए 5 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट। और ये तभी है जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जीरिक एटमॉस्फेयर, जीरिक कंडीशन में एनिमल सरवाइव कर सके। तो आप कभी डेजर्ट एरिया या सेमी एरिड या एरिड रीजन में आप जाओ तो वहां पर आपको जो एनिमल्स दिखेंगे वो मैक्सिमम एनिमल्स जो है यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे हमें बर्ड्स में मिलता है यूरिकोटेलिज्म, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स एंड सम लैंड क्रस्टेशियंस। ठीक है, इनमें हमें यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, एंड इट इज अडेप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर के कंजर्वेशन के लिए ये अडेप्टेड है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हो गए 3 बेसिक टाइप के ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। आगे बात करेंगे तो अलग अलग एनिमल्स में, बच्चों अलग अलग एनिमल्स में हमें अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं, या अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सभी में ऑर्गन नहीं पाए जाते, बट डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो देखेंगे कहां पर क्या मिलता है। जैसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया, या हम इसे फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, सोलेनोसाइट्स फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रिडिया हमें कई एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स जो नाम दिया जाता है वो केवल और केवल प्लेटीहेल्मिन्थीज में दिया जाता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाते हैं उन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। बाकी ये प्रोटोनेफ्रिडिया इनके अलावा भी हमें देखने को मिलते हैं किसमें, रोटिफर्स में, सम एनालीड्स में और सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स अगर आपको याद होगा
एनिमल किंगडम में लैंसलेट एम्फियोक्सस, जिसे ब्रैंकियोस्टोमा भी कहा जाता है, सिफेलोकॉर्डेट है। नेफ्रीडिया की बात करें तो हमें एनेलिड्स में देखने को मिलता है, एनेलिडा अर्थवॉर्म एग्जांपल में जाएगा। मालपीजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो इंसेक्ट्स में, हालांकि इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपोड्स में और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलते हैं, तो ज्यादा स्पेसिफिक अगर हमें आंसर लिखना है तो हम इसमें कॉकरोच का लिखेंगे, क्योंकि यही एक स्पेसिमेन हमारे कोर्स में है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल, इंसेक्ट्स, ब्रैकेट में कॉकरोच लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा जो दूसरे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें हमें एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स भी मिलती हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं क्रस्टेशियंस। फिर किडनी की बात करें, किडनी एक बड़ा ही हाईली डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। हायर एनिमल्स में बात करें तो किडनी का फॉर्मेशन मोलस्का से स्टार्ट हो जाता है, और मोलस्का के बाद जो है जो हायर एनिमल्स अगर हम बोलें तो कॉर्डेट्स में हमें मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में किडनी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हायर एनिमल्स में हमें किडनी देखने को मिलता है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भाई मैमल्स हैं, मैमल्स में यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, and so uriotelic is also seen in humans also। तो ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स का पूरा एक ग्रुप पाया जाता है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, और यहां पर हम देख सकते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का उधर लेबल डायग्राम और ये अनलेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम से कंपेयर करेंगे तो यहां आपको किडनी दिख रही है, ठीक है। किडनी में इधर देखिए एक रेड कलर की ब्लड वेसल आ रही है, और रेड कलर की ब्लड वेसल जो आ रही है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल जा रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो जो ब्लड वेसल आ रही है वो है रीनल आर्टरी, जो ब्लड वेसल ब्लू कलर की जा रही है वो है रीनल वेल। जहां पर ये ब्लड वेसल्स किडनी में कनेक्ट हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहां पर ये ब्लड वेसल्स किडनी में कनेक्ट हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हाइलस या हाइलम। इसी हाइलम से एक ट्यूब हमें दिख रही है नीचे आती हुई, ये ट्यूब, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेटर। नीचे ये हमें एक ब्लैडर दिख रहा है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की लोअर ओपनिंग हमें दिख रही है जो है यूरेथ्रा। तो किडनी से लेके यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये हमें मिलता है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट अगर हम बात करें थोड़ा सा दूसरे डायग्राम को देखेंगे तो किडनी के ऊपर हमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, एंड दिस एड्रिनल ग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उस डायग्राम में उसका बना है लेकिन वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, याद रखना। एक्सक्रीटरी सिस्टम एड्रिनल को छोड़ दो, एड्रिनल ग्लैंड का डायरेक्टली एक्सक्रीशन से कोई लेना देना नहीं, इनडायरेक्टली लेना देना है, बट डायरेक्टली एक्सक्रीशन से कोई रिलेशन नहीं है। उसका रिलेशन अगर है तो हम देखेंगे आगे ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेशन आएगा। तो एक्चुअली किडनी के दो फंक्शन होते हैं, ध्यान से याद रखना। किडनी के दो फंक्शन होते हैं, एक एक्सक्रीशन परफॉर्म करना यानी मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर थ्रो करना, और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करना यानी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमें किडनी के देखने को मिलते हैं। तो याद रहे एड्रिनल ग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स अगर देखें तो अ पेयर ऑफ किडनी। अच्छा, किडनी को लेकर भी बात है भाई, ये बीन शेप की होती हैं। पोजीशन अभी मैं डिस्कस करूंगा, इसका शेप डिस्कस करूंगा, बट एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपसे सबसे पहले यहां पर डिस्कस कर दूं कि हमारी दोनों किडनी एब्डोमेन में लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं, लेटरल साइड में स्लाइटली बैकवर्ड, थोड़ा सा पीछे की तरफ, और उस पोजीशन को रेट्रोपेरिटोनियल कहा जाता है, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल। तो रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन होती है किडनी की, और स्लाइटली टुवर्ड्स द बैक साइड। अब जो राइट साइड है वहां पर लिवर भी पाया जाता है,
और राइट साइड में लिवर राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ सप्रेस कर देता है, एंड दैट इज व्हाई लेवल ऑफ राइट किडनी इज फाउंड टू बी स्लाइटली लोअर देन लेवल ऑफ लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी का लेवल थोड़ा सा ऊपर, राइट किडनी का लेवल थोड़ा नीचे पाया जाता है, ये बात को ध्यान में रखना। तो यहां पर भी हम देखेंगे लेफ्ट किडनी थोड़ा नीचे, राइट किडनी थोड़ा ऊपर, ज्यादा फर्क नहीं है बट ये फर्क है। सो अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यहां से किडनी से ट्यूब्स आती हैं, वन यूरिनरी ब्लैडर, एक ब्लैडर है, और उसकी ओपनिंग जो है यूरेथ्रा। तो ये पूरा मिलके क्या बनाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रहे मैंने बोला एड्रिनल ग्लैंड हार्मोनल ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, हम कॉमनली जब स्ट्रक्चर की बात आती है हम बोलते हैं सबसे पहले शेप बताओ। बच्चे बोलते हैं सर किडनी का शेप कैसा है, बीन शेप। फिर बोलते हैं बीन का शेप कैसा है, तो बोलते हैं किडनी शेप। ठीक है, तो दोनों का ही स्ट्रक्चर नहीं बताते, लेकिन हमको यही याद रखना है कि व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी, तो बीन शेप। तो रेडिश ब्राउन इसका हमें कलर मिलता है, बीन शेप की होती है। स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड इन अ टफ 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल, इसकी एक ट्रिपल लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल पाई जाती है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, किडनी का कवरिंग है रीनल कैप्सूल, एक टफ लेयर होती है, याद रखना है, फाइब्रस कैप्सूल। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अब लेवल हो गया, लेवल हमने बताया कि भाई किस लेवल पे प्रेजेंट होती है, तो लास्ट थोरैसिक यानी T12। ठीक है, तो T12 का लेवल और L3 का लेवल, इनके बीच में प्रेजेंट होती है किडनी। T12 और L3 के लेवल, लास्ट थोरैसिक मतलब T12, भाई थोरैसिक जो है 12 होती हैं वर्टिब्री, और T12 लास्ट थोरैसिक है, और लंबर 5 होती हैं जिसमें थर्ड लंबर के लेवल पर ये पाई जाती है। पोजीशन क्या है भाई, रेट्रोपेरिटोनियल, तो वो भी हम लिख लें, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। लेंथ हमें मिलती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। एवरेज वेट अगर हम देखें हर एक किडनी का 120 से 170 ग्राम। यही वैल्यूज, यही पॉइंट, यही स्टेटमेंट हमें ध्यान में रखना। इनमें एक ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है जो है रीनल आर्टरी, एक ब्लड वेसल ब्लड लेके जाती है जो है रीनल वेन। रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, रीनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी की ब्रांच है जो किडनी में ब्लड लेके आती है। किडनी में आने वाले ब्लड को रीनल ब्लड फ्लो कहा जाता है, यानी 1 मिनट में किडनी में जितना ब्लड रिसीव होता है बाय रीनल आर्टरी उसे रीनल ब्लड फ्लो कहा जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रीनल वेन यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और जो इंफीरियर वेना केवा है उसको ज्वाइन करती है और वो ब्लड लेके वापस हार्ट में चली जाती है। तो ये हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है किसका, किडनी का। इनर साइड की बात करें बच्चों, इनर साइड की बात करें, अंदर की साइड की बात करें, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर किडनी में देखने को मिलता है। क्या मिलता है भाई, हमें सबसे पहले एक बाहर जो है एक ट्रिपल लेयर्ड कवरिंग दिख रही है जिसे हम रीनल कैप्सूल कह रहे हैं, बाहर ट्रिपल लेयर्ड कवरिंग। अब बाहर ट्रिपल लेयर्ड कवरिंग है, उस कवरिंग के बाद अगर हम बात करें तो अंदर जो हमें किडनी में इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड दिख रहा है। ठीक है, आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को कहते हैं मेडुला। ये हमने डिमार्केशन बनाया, इस डिमार्केशन के बाहर वाला पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट कहलाता है मेडुला। मेडुला में देखेंगे तो हमें कई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, हमें कई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पिरामिड
ये मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड। अगर ये कॉर्टेक्स में होते, जो कि नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है कॉर्टिकल पिरामिड। मेडुला में प्रेजेंट है तो इसलिए नाम है मेडुलरी पिरामिड। अब इन पिरामिड्स को हम देखेंगे तो इसमें हमें बहुत सारी ट्यूब्स दिखेंगी। हर एक पिरामिड में बहुत सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। लगभग ईच पिरामिड कंसिस्ट ऑफ 75 to 100 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जिनके एक्यूमुलेशन से ये पिरामिड बना होता है। ये स्ट्रक्चर्स अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में खुलते हैं जिन्हें कहा जाता है कैलिक्स। और ये स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो जुड़कर लार्ज कैलिक्स बनाती हैं। तो कैलिक्स दो तरह के होते हैं, स्मॉल वाले माइनर कैलिक्स, लार्ज वाले मेजर कैलिक्स, लेकिन दोनों ही हैं। हर एक किडनी में बात करें तो 15 से 18 पिरामिड पाए जाते हैं, और ये पिरामिड्स ओपन होते हैं किसमें? कैलिक्स में। कैलिक्स आगे जाके एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहा जाता है रीनल पेल्विस। फनल लाइक स्ट्रक्चर, रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस जब किडनी से बाहर निकलता है तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे कहते हैं यूरेटर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें किडनी का दिखाई देता है जहां पर ब्लड वेसल्स और यूरेटर अटैच होता है। इस पूरे पोर्शन को हाइलस या हाइलम कहा जाता है। हाइलस भी बोल सकते हो, हाइलम भी बोल सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो किडनी की दो सरफेस है, एक बाहर वाली सरफेस जो है कॉन्वेक्स सरफेस है, अंदर वाली सरफेस जो है कॉनकेव सरफेस। हम बात में ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज एन ओपनिंग। कॉनकेव साइड ऑफ किडनी यानी इनर साइड की बात कर रहा है। देयर इज एन ओपनिंग नोन एज हाइलम और हाइलस, through which blood vessels, nerves, lymphatic ducts and ureter enters in the kidney। तो यहां से ये सारी चीजें एंटर करती हैं, याद रखना। ब्लड वेसल्स, नर्व, lymphatic ducts and ureter, चार चीजें। हाइलम लीड टू अ फनल शेप कैविटी नोन एज रीनल पेल्विस, एक फनल शेप कैविटी, एंड इट कंटेन प्रोजेक्शन इन इट नोन एज कैलिक्सेस और कैलिक्स। तो इसके अंदर प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और उन प्रोजेक्शंस को हम कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होते हैं वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जो भी सब्सटेंस यहां से आएगा उस सब्सटेंस को कलेक्ट करके उसे रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो ये एक तरह का कलेक्शन सेंटर हम बोल सकते हैं जो पिरामिड से आने वाले सब्सटेंसेस को कलेक्ट करते हैं। Each kidney has outer cortex and inner medulla। outer part को cortex कहते हैं, inner part को medulla कहते हैं। medulla has few conical projections known as renal pyramid और medullary pyramid। तो medulla में कई projections पाए जाते हैं, conical projections होते हैं जिन्हें pyramids कहा जाता है, और ये pyramids project करते हैं अंदर की तरफ जिन्हें calyxes कहते हैं। calyxes की तरफ project होते हैं। Cortex extend in between the medullary pyramid as renal column और column of Bertini। तो यहां पर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला में आता है जो यहां पर ट्यूबुलर फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। इन्हीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, रीनल कॉलम कह सकते हो या कॉलम ऑफ बर्टिनी कह सकते हो। ये हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अंदर अगर हम स्ट्रक्चर को और देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर भाई रीनल आर्टरी आती है तो उसकी कई ब्रांचेस हैं और वो ब्रांचेस पूरे कॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, पूरे कॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। उनकी आर्टीरियोल्स बनती हैं और आर्टीरियोल्स से छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, फिर एक्यूमुलेट होके ये रीनल वेन बनते हैं और किडनी से बाहर जाते हैं। एक और जो पैरेलली हमने बोला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है, पैरेलल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमने बोला फनल शेप है जिसे रीनल पेल्विस कह रहे हैं। तो ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे से सेपरेट है पूरी तरह से, हम देख सकते हैं। फिर
कॉर्टेक्स से आने वाले जो ट्यूबुलर कॉलम्स हैं जिन्हें हम कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है, जिन्हें हम कॉलम ऑफ बर्टनी या हम उन्हें रीनल कॉलम्स कह रहे हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी और रीनल कॉलम्स। जब भी हम बात करते हैं किडनी की तो यहां पर 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एक्सक्रीशन को पढ़ने वाले हैं और हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, वो क्या है? किडनी। तो किडनी जो है वो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है और ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है। दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे, यानी वाटर बैलेंस परफॉर्म करता है। अब एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए किडनी को क्या करना है, पहले इसकी बात करेंगे एक्सक्रीशन की, आगे हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। जब भी एक्सक्रीशन परफॉर्म करना है तो किडनी क्या करता है? किडनी यूरिन फॉर्मेशन करता है। एक्सक्रीशन के लिए इसे क्या करना पड़ता है? यूरिन फॉर्मेशन। यही वो प्रोसेस है यूरिन का फॉर्मेशन जिससे ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करेगा। और यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए किडनी में उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। तो एक्चुअल जो एक्सक्रीशन है या जो यूरिन फॉर्मेशन है वो किडनी नहीं करता, वो कौन करता है? नेफ्रॉन। लेकिन नेफ्रॉन प्रेजेंट है किडनी में तो इसलिए वो फंक्शन हमें देखने को मिलता है किसका? किडनी का। और नेफ्रॉन जो यूरिन फॉर्मेशन करता है वो 3 स्टेप्स से करता है। इन तीनों स्टेप्स के नाम हमें याद रखना है। आगे हम नेफ्रॉन देखेंगे और नेफ्रॉन के बाद इन प्रोसेसेस को देखेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो जब हम इसको देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को यानी एक्सक्रीशन के प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तब तक इसका फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो नेफ्रॉन की बात करें तो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। 1 मिलियन नेफ्रॉन। मैं एक बेसिक डायग्राम से इसको बताने की कोशिश करूंगा कि नेफ्रॉन होता कैसा है। ठीक है, ये हमें एक कॉमन स्ट्रक्चर मिलता है किसका? नेफ्रॉन का। आगे बहुत सारी डिटेलिंग आएगी लेकिन हम इस कॉमन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम नेफ्रॉन को देखेंगे तो इसमें हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं। एक इसमें कैप्सुलर पार्ट मिलता है और एक इसमें ट्यूबुलर पार्ट मिलता है। जो कैप्सुलर पार्ट मिलता है उसे हम कहते हैं बाउमैन कैप्सूल।
क्या कहते हैं, बाउमेन कैप्सूल। इस बाउमेन कैप्सूल में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, दो तरह की ब्लड वेसल। एक ब्लड वेसल जो ब्लड लेके आती है, तो जो ब्लड लेके आती है उसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल, और जो ब्लड लेके जाती है उसका नाम है इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, दो तरह की ब्लड वेसल, एक एफरेंट आर्टीरियोल और एक इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आ रही है, इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके जा रही है। याद रखना एक बार, द ल्यूमेन, द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल इज मोर देन इफरेंट आर्टीरियोल, इसीलिए मैंने इसका डायमीटर ज्यादा बनाया है और इसका डायमीटर कम बनाया। क्यों, उसका रीजन है, आगे बताऊंगा। जब एफरेंट आर्टेरियल आती है कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बाउमेन कैप्सूल कह रहे हैं, तो अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। एंड बाउमेन कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस इज नोन एज मालपीजियन कार्पसल। मालपीजियन कार्पसल, या इसे रीनल कार्पसल भी कहा जाता है। मालपीजियन कार्पसल और रीनल कार्पसल। नीचे देखेंगे ट्यूबुलर पार्ट में, तो हमें बाउमेन कैप्सूल के बाद का जो ट्यूबुलर पार्ट दिखता है जिसे हम कहते हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद हमें एक लूप मिलता है जिसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ट्यूब्स का हेयर पिन शेप का लूप मिलता है जिसे नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले की दो ब्रांच होती हैं, या बोला जाए दो आर्म होती हैं, ब्रांच नहीं, आर्म इज द मोस्ट करेक्ट वर्ड। एक आर्म जो नीचे जा रही है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब किसकी है, ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले की। और जो ऊपर जा रही है इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब, ऊपर का जो पार्ट है इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। अब ये ट्यूब्यूल जाके एक बड़ी ट्यूब्यूल को ज्वाइन करती है जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, और एक कलेक्टिंग डक्ट में इसके अलावा और भी नेफ्रॉन्स अटैच होते हैं अपने डीसीटी पार्ट से, तो हमें यहाँ पर और भी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो इस कलेक्टिंग डक्ट में अटैच हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर हमें नेफ्रॉन का मिलता है। और हमने बोला कि जब हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, तो लगभग हर एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। So each kidney has nearly about 1 million of nephron, and nephron are the structural and functional unit of kidney. Each nephron consists of two part, glomerulus and renal tubule. तो दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलर पार्ट यानी जो कैपिलरी है, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, और दूसरा जो ट्यूबुलर पार्ट, उसको चाहे वो कैप्सूल उसको कवर कर रहा है या पीछे का जो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी ट्यूबुलर पार्ट है, वो सभी एक कंसिडर किया जाए। सबसे पहले नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस को डिस्कस करेंगे। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। हमने देखा कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय एफरेंट आर्टेरियोल, यानी जो ब्लड लेके आ रहा है वही उसका फॉर्मेशन करेगा। और एफरेंट आर्टेरियोल इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेके आ रहा है वो किसका ब्रांच है भाई, रीनल आर्टरी का ब्रांच है ये कैपिलरीज का नेटवर्क ग्लोमेरुलस। ब्लड इज कैरीड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस से बाहर जाएगा बाय इफरेंट आर्टेरियोल। तो आया एफरेंट आर्टेरियोल से, बाहर जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल से। तो इसको कुछ इस तरह से याद रखना है, एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टेरियोल। ब्लड कैसे जाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल से, ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर। तो एज याद रखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार हमसे जब पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एफरेंट की जगह इफरेंट निकल सकता है।
कि कौन है जो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आता है, तो हमें इफरेंट बोल सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एफरेंट से ग्लोमेरुलस और इफरेंट से बाहर, ई फॉर एग्जिट। ठीक, ए से आना कहा, ग्लोमेरुलस में, और ई से एग्जिट जाना। ट्यूबुलर पार्ट की बात करें तो द ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमें ट्यूबुलर पार्ट में देखने को मिलता है। हेनले लूप इज अ हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर, इट हैज 2 आर्म 2 लिम्स एज डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, हमें देखने को मिलता है पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लिम्ब और डीसीटी से पहले असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें नेफ्रॉन का देखने को मिलता है जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, जो डीसीटी पार्ट है, कई नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर एक बड़ी ट्यूब बनाती हैं जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके कॉलम ऑफ बर्टनी में जुड़ती है, और इसी से कॉलम ऑफ बर्टनी जो मेडुलरी पिरामिड से होते हुए कैलिक्स में खुलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला, तो कलेक्टिंग डक्ट ही है कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो आगे जाके कॉलम ऑफ बर्टनी बनाएगा और मेडुला में ओपन होगा। दे कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिक्सेस, तो यही है हमने जो पढ़ा कि कलेक्टिंग डक्ट ही आगे जाके मेडुला में मेडुलरी पिरामिड में ओपन होगा और मेडुलरी पिरामिड के थ्रू ये कैलिक्सेस में ओपन होगा। मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी हम कह रहे हैं किसको, याद रहे मालपीजियन कैप्सूल या मालपीजियन बॉडी हम कह रहे हैं बाउमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को। मालपीजियन बॉडी हम कह रहे हैं किसको, बाउमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को, इस पार्ट को। तो मालपीजियन बॉडी पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन रीनल कॉर्टेक्स। तो जब हम किडनी की बात करेंगे तो कुछ ऐसे पार्ट हैं नेफ्रॉन के जो कॉर्टेक्स में रहते हैं और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मेडुला में रहते हैं। डायग्राम से समझने की कोशिश करें। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो मैं बोल रहा हूं ये इस तरह से डिवीजन, जो हम मालपीजियन बॉडी की बात करें या रीनल कार्पसल की बात करें या पीसीटी डीसीटी की बात करें, तो ये पार्ट ऊपर की तरफ रहते हैं कॉर्टेक्स में, और बाकी लूप ऑफ हेनले हमें मिलता है किसमें, मेडुला में, एंड ऑल्सो द लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये भी हमें मिलता है किसमें, मेडुला में। तो ये भी हम डिमार्केशन याद रखेंगे, ऊपर का पार्ट हमें कॉर्टेक्स में मिलेगा इस लाइन के, नीचे का पार्ट हमें मेडुला में मिलेगा। जैसा कि हमने पढ़ा था किडनी में बाहर कॉर्टेक्स होता है और अंदर मेडुला। यहाँ पर भी हम मार्क कर सकते हैं कि भाई ये हमने मार्क कर दिया, ऊपर का पार्ट हमें कॉर्टेक्स में मिलेगा, नीचे का पार्ट हमें मेडुला में मिलेगा। तो लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू मेडुला, तो लूप ऑफ हेनले कहाँ डुबकी लगा रहा है, देखो कॉर्टेक्स से आया और डुबकी लगा रहा है मेडुला में, और फिर कॉर्टेक्स में ये वापस जा रहा है। तो डिप्स इनटू मेडुला, द इफरेंट आर्टीरियोल emerging from glomerulus form a fine capillary network known as peritubular network of capillaries around the renal tubule। अब एक एक करके इसको समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी में एक ही पैराग्राफ में कई सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं, एक ही पैराग्राफ में कई सारे स्टेटमेंट लिख दिए, हमें उन स्टेटमेंट को अलग अलग करके समझना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट हमने लिखा कि भाई नेफ्रॉन में 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है किडनी में 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। नेफ्रॉन का भी कई पार्ट हमें कॉर्टेक्स में मिलता है, कुछ पार्ट जैसे जो लूप ऑफ हेनले लूप है वो डिप करता है किसमें, मेडुला में। अब बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, क्या बोला जा रहा है वो मैं इस डायग्राम से दिखाऊंगा। बोला जा रहा है कि जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये आगे जाती है और घूम के वापस आती है। इफरेंट आर्टेरियोल आगे जाती है
और घूम के वापस आती है और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट के सराउंडिंग में एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट के सराउंडिंग में कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है और इस पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहा जाता है वासा रेक्टा। ठीक है, क्या कहा जाता है? वासा रेक्टा। ये मैंने इस डायग्राम से दिखाया। भाई एफरेंट आर्टेरियल आगे गई और घूम के वापस आ गई, घूम के वापस आ गई तो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको सराउंड करती हुई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रही है। उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम कह रहे हैं वासा रेक्टा। यही यहां पर आगे लिखा हुआ है। तो अगर इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो बड़ी सिंपल सी बात है। मान लेते हैं ये एफरेंट आर्टेरियोल है जिससे ब्लड आ रहा है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल घूमकर वापस आ रही है, घूमकर वापस आ रही है और एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रही है, घूमकर वापस आ रही है और एक पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना रही है, यानी ट्यूबुलर के पेरीमीटर में एक कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही है। इसी नेटवर्क को हम कह रहे हैं बच्चों वासा रेक्टा। So a minute vessel of this network run parallel to loop of Henle। तो एक यू शेप स्ट्रक्चर यहां हमें दिख रहा है, पैरेलल रन कर रहा है लूप ऑफ हेनले को, इसी को हम कह रहे हैं वासा रेक्टा। पूरे को हम कहेंगे पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जो बन रहा है बाय द एक्सटेंशन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल के एक्सटेंशन से बन रहा है। तो इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और हमारे पिछले डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये इफरेंट आर्टेरियोल एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड होके फिर घूम के वापस आ गया। इसमें ब्लड इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा और नीचे एक यू शेप का लूप बनाया जिसे हम कह रहे हैं वासा रेक्टा। इसमें क्या फ्लो करेगा? इसमें वही ब्लड फ्लो करेगा जो इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर जा रहा है, यानी इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर जा रहा है, वही ब्लड इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन बेसिकली बच्चों दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना। नेफ्रॉन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो पूरे किडनी में केवल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, इनका परसेंटेज लगभग 85% होता है। दूसरे होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जिनका लूप ऑफ हेनले काफी लॉन्ग होता है और मेडुला तक एक्सटेंड होता है। जिनका लूप ऑफ हेनले काफी लॉन्ग होता है और मेडुला तक एक्सटेंड होता है। तो दो तरह के नेफ्रॉन, एक वो नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है और केवल कॉर्टेक्स तक ही प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स तक ही लिमिटेड है। यहां पर हम देख रहे हैं बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स और नीचे का पार्ट मेडुला। कुछ ऐसे नेफ्रॉन हैं जिनका लूप ऑफ हेनले मेडुला तक एक्सटेंड हो रहा है, उन्हें कहा जाता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये कितने होते हैं? 15%। तो नेफ्रॉन दो टाइप के, कॉर्टिकल 85% जो केवल और केवल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इन दिस द लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू मेडुला। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। इनमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस्ड होता है। इनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, जो जिसका मेनली पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और मेडुला में बहुत लिटिल पार्ट एक्सटेंड पाया जाता है। जक्स्टामेडुलरी, इनका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है और लूप ऑफ हेनले का मैक्सिमम पार्ट मेडुला में एक्सटेंड होता दिखाई देता है। इनमें वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था बच्चों किसके बारे में? इंट्रोडक्शन। हम जो देख रहे थे किडनी के बारे में, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अभी इस क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे ले चलेंगे, यानी फिजियोलॉजी ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। मेनली 3 स्टेप्स जिनके बारे में हमने बात किया। तो
जो नेफ्रॉन या जो किडनी फंक्शन परफॉर्म कर रही है यूरिन फॉर्मेशन, उस फॉर्मेशन की 3 स्टेप है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन या फिजियोलॉजी ऑफ किडनी को स्टार्ट करेंगे। हमने एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल जो पॉइंट्स है उनको आज डिस्कस कर लिया और यहाँ से हम लोग अपना नेक्स्ट जो अगला पार्ट है वो स्टार्ट करें। तो मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में। आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा और एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग कर